डिमांड करी थी कि मास ट्रांसफ़र पे लेक्चर नहीं लिए हैं, तो मैं बता दूं मैंने मास ट्रांसफ़र पे पहले भी लेक्चर लिया था और उसमें मैंने डायनेमिक मेथड पढ़ाया था और सल्फाइड ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दो मेथड ऐसे हैं मास ट्रांसफ़र के जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सल्फाइड ऑक्सीडेशन कह सकते हैं कि मतलब आप नहीं पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक मेथड से आता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पुराना पढ़ते रहो और पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन आता रहेगा, क्योंकि हम हर साल पेपर चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, तो हर साल नया कंटेंट और नई नई चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों से नहीं काम चल सकता, हमेशा पेपर इवॉल्व हो रहा है, एग्जामिन जैसे स्टूडेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं वैसे ही एग्जामिनर भी अपने आप को इवॉल्व करता है। ठीक है, तो एक मेथड है मास ट्रांसफ़र का जो हमने शायद अभी तक नहीं पढ़ा और आज तक उससे क्वेश्चन आया भी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और वो मेथड कौन सा है, जैसा कि आज का टॉपिक है ऑक्सीजन बैलेंस मेथड ऑफ केएलए डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पीपीटी से जाने से पहले मैं थोड़ा बुक में दिखाना चाहता हूँ, आज तुम लोगों को थोड़ा बुक से थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूँ, मतलब सीधी बात यह है। तो चैप्टर नंबर है 10 मास ट्रांसफर का, जैसा कि देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 मास ट्रांसफर, और तुम्हें 10.10 हेडिंग जो है मेजरमेंट ऑफ केएलए, इसके अंडर में सारे मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से मेथड जो हैं जो पढ़ने हैं वो मैंने बताया, डायनेमिक मेथड, सल्फाइड ऑक्सीडेशन मेथड, इन दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, और किससे क्वेश्चन नहीं आया है वो हमारा है ऑक्सीजन बैलेंस मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैं बताऊंगा केवल उतना पढ़ लेना। ठीक है, केवल उतना पढ़ना और उतने पे ही ध्यान देना, तुम्हारे से क्वेश्चन जो है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, एम आई क्लियर? तो फॉलो करना, जितना बताया जा रहा है केवल उतना फॉलो करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस मेथड की बात करें, अगर मैं सिंपली ऑक्सीजन बैलेंस मेथड को अगर तुम्हें समझाऊं, जो भी, अगर तुम बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो सीधी सीधी मेरी बात समझ लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, केएलए डिटर्मिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम मास ट्रांसफर पता लगा सकें कि किस रेट से ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टर के अंदर जा रही है। ठीक है, और मास ट्रांसफर रेट से हमें ये पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने रिएक्टर के अंदर दी थी और कितनी कंज्यूम हुई। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस मेथड की बात करें तो जैसे हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्टर है। ठीक है, रिएक्टर में नीचे लगा होता है स्पार्जर, स्पार्जर ये क्या होता है, स्पार्जर, और स्पार्जर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयर इन देते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो एयर है इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, कुछ भी, बहुत सारा, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होंगी। ठीक, तो हमने स्पार्जर के अंदर जब एयर के थ्रू दी, यहाँ पे फ्लो ऑफ गैस, कुछ ना कुछ फ्लो ऑफ गैस होगा जो कि इनसाइड ऑफ द रिएक्टर में जा रहा होगा, तो हमने क्या लिखा, FG, दैट इज फ्लो ऑफ गैस इनसाइड ऑफ द रिएक्टर, जो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अरे बताओ समझ रहे हो ना, अरे हो कि नहीं हो, अरे हो कि नहीं हो, देख वेख रहे हो, समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अरे तुम लोगों को मेरी बातें आते समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, मुझे ये बताओ पहले तो, अरे मेरे को बताओ, क्या तुम लोगों को मेरी बातें आते समझ में आती हैं? अरे यस और नो, अरे यस और नो, बताओ, समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को क्या कभी? हाँ, 10 लोग देख रहे हो, मैसेज एक करता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मत करो। तो फ्लो ऑफ गैस इनसाइड, और जब रिएक्टर के में अंदर हम लोग जब गैसेस देंगे तो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट पाइप में से जो एक्स्ट्रा गैसेस होंगी वो रिएक्टर के एग्जॉस्ट पाइप से बाहर भी निकलेंगी। ठीक, तो हम उसको बोल रहे हैं फ्लो ऑफ गैस इन द आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये थी क्या, इनपुट स्ट्रीम, और ये थी क्या है, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, यही दो चीजें हैं। ठीक, अच्छा ओके ठीक है, हाँ 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 ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा राहुल भाई, तुम्हारा यार एक कल डाउट रह गया था ना यार, जरा मैं वो यार क्लियर करना चाहता हूँ यार, जो PDI कंट्रोलर मैंने जब कल पढ़ाया था,
तो कल यार आपका कुछ डाउट रह गया था यार, मुझे पता नहीं है, ज़रा एक बार मैसेज करके बता दो तो मैं क्लियर कर देता हूँ यार एक बार फिर से। हाँ, जिन जिन लोगों को कल पीडीआई कंट्रोलर में शायद कुछ लोगों को डाउट हुए था, तो मैं ऑफलाइन हो गया था, तो उसके बाद मैसेज मेरे को मिले थे, तो सॉरी उसके लिए। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू मैं मैसेज, ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, बाद में। तो मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन बैलेंस मेथड सिंपली ऐसे कैलकुलेशन होता है यहाँ पे केएलए का, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ गैस इनसाइड और फ्लो ऑफ गैस आउटसाइड जो है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन एयर में, जो एयर हमने इनसाइड में दी है उसका कुछ फ्लो होगा, आउटसाइड में कुछ फ्लो होगा, और यहाँ पर CAG, ठीक है, यानी कि CAG क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, इस एयर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CAG इन, और यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कुछ यहाँ पे भी आएगी CAG आउट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन इनसाइड में ऑलरेडी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एयर हम दे रहे हैं, तो इनसाइड में क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। और आउटसाइड की अगर बात करें तो जो एग्जॉस्ट पाइप से जब बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि रिएक्टर के अंदर प्रेजेंट कौन, सेल, ठीक है, और जो सेल होगी वो क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को जो तुमने दी होगी उसको क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी। तो आउटपुट में जो मिलने वाला जो तुम्हें कंसंट्रेशन है वो इनपुट से कुछ ना कुछ कम होगा। और अगर यहाँ पे मास ट्रांसफर निकालना है, या मास ट्रांसफर निकालना है कि, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें, CAG इन का और CAG आउट का, यानी कि कंसंट्रेशन का अगर डिफरेंस ले लिया जाए, CAG इन माइनस CAG आउट अगर ले लिया जाए, तो वो हमें बताएगा कि हमने कितनी ऑक्सीजन इनसाइड दी थी और कितनी आउटसाइड एग्जॉस्ट में हमें मिली। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वही तो मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो होगी जो रिएक्टर के अंदर कंज्यूम हुई होगी। अरे बताओ मुझे, अरे मुझे बताओ, क्या वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगी ना, जो रिएक्टर के अंदर कंज्यूम हुई होगी? अरे बोलो भैया, प्लीज बताओ मुझे मैसेज करके, क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे क्या मैं सही कह रहा हूं? बताओ, सब लोग बताओ, मैसेज वैसेज करके बताओ यार, कि जो मास ट्रांसफर होगा वो उतना ही तो होगा जब हम जितनी इनसाइड और आउटसाइड का जो डिफरेंस ले लेंगे, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वही तो रिएक्टर के अंदर कंज्यूम हुआ होगा, और जितना रिएक्टर के अंदर कंज्यूम होगा उतना ही मास ट्रांसफर हुआ होगा। इसी वजह से उतना जो है वो डिफरेंस है, हमें पता चल जाएगा, ठीक। अरे ठीक है, ठीक। तो ऑक्सीजन बैलेंस मेथड में हम सिंपली यही करते हैं, ठीक है। था बस, वो सॉल्व हो गया था। ओके ओके, चलो ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके राहुल भाई, थैंक यू, चलो बहुत बढ़िया है, सॉल्व हो गया था। तो ऑक्सीजन बैलेंस में हम केवल इतना ही करते हैं, ठीक है, सिंपल एज इट इज, कि ऑक्सीजन मेथड में हम बैलेंस मेथड में क्या कर रहे हैं कि इनसाइड में जितनी कंसंट्रेशन थी, आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन थी, उनका डिफरेंस ले लेते हैं, और उनसे जो भी निकल के आएगा, जो डिफरेंस निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, कंजम्पशन रेट बाय द सेल या मास ट्रांसफर ऑफ द सेल। ओके, तो आप जरा देखो ध्यान से, यहां पर देखना शुरू करो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जरा देखना इसको जरा देखना ध्यान से, ये क्या है, फ्लो ऑफ गैस इनसाइड, और ये कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है, इनसाइड में ये देखो आई जो है वो इनसाइड को डिनोट कर रहा है, और ये फ्लो ऑफ गैस और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड में, ठीक है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए जो फ्लो ऑफ गैस है वो किसका है, सबका ऑक्सीजन के लिए होगा, कंसंट्रेशन जो होगी वो भी ऑक्सीजन के लिए होगी, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हमने लिया, तो अब इनको थोड़ा सा यूनिट से समझते हैं, ठीक है। यूनिट से समझने की अगर हम कोशिश करें, तो अगर मैं यूनिट से इस चीज को समझाऊं, तो आप ये देखो, फ्लो ऑफ गैस जो होता है, अगर हम FG की बात करें, फ्लो ऑफ गैस जो होता है इसकी यूनिट होती है लीटर पर सेकेंड, ठीक है, लीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि कितना अमाउंट लीटर ऑफ द गैस जो है वो पर सेकेंड रिएक्टर के अंदर गया है, यही क्या है,
फ्लो रेट है, तो फ्लो रेट की जो यूनिट है वो लीटर पर सेकेंड है, ठीक। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ठीक। वैसे ही यहां पर भी फ्लो ऑफ गैस लीटर पर सेकेंड में, और अगर यहां बात करें CAG की, तो वो भी क्या है, ग्राम पर लीटर में है, ठीक। तो तुम ध्यान से देखो, अगर हम चाहें तो हम इस लीटर को और इस लीटर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस लीटर को इस लीटर से कैंसिल कर दिया, सेम वैसे ही इस लीटर को इस लीटर से कैंसिल कर दिया, तो जो टोटल टर्म है, ये टोटल टर्म है, इसकी जो यूनिट है वो निकल के आ रही है क्या, ग्राम पर सेकेंड, ठीक। सेम वैसे ही यहां पे भी लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो इस पूरे टर्म की जो यूनिट है वो निकल के आ रही है ग्राम पर सेकेंड, ठीक। एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट, बोलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? अच्छा ओके, ठीक है। हाँ हाँ प्रियंका, डोंट वरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भी वीडियो बना लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, धीमे धीमे वेट करो यार, ठीक है। तो क्या इतना क्लियर है, ठीक। तो ये लीटर पर सेकेंड में, ये ग्राम पर लीटर में, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, ग्राम पर सेकेंड जो है वो ओवरऑल जो है क्या बोलते हैं, वो निकल के आई, यूनिट निकल के आई, ठीक। अब ध्यान से सुनना, हमने हमारा जो मास ट्रांसफर होता है, जो मास ट्रांसफर होता है, जो Na होता है, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। हमने जब ये यहां पर ये जो हम कंसंट्रेशन की और फ्लो ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो ये यूनिट निकल के आई ग्राम पर सेकेंड, वो डिनोट क्या कर रही है, वो ग्राम पर सेकेंड ये डिनोट कर रहा है कि कितना ये बता रहा है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टर के अंदर पर सेकेंड गया, ठीक। और ये बता रहा है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है पर सेकेंड रिएक्टर के अंदर से बाहर आया, ठीक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी ऑक्सीजन तुमने दी और वो सारी की सारी ऑक्सीजन रिएक्टर के अंदर कंज्यूम हो जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन की जितनी सॉल्युबिलिटी होगी एयर में, एयर तुम जितनी दोगे और जितनी सॉल्युबिलिटी होगी ब्रॉथ के अंदर, जितनी सॉल्युबलाइज होगी ऑक्सीजन, उतनी ही तो कंज्यूम होगी, और बाकी की जो सॉल्युबलाइज नहीं होगी तो वो एग्जॉस्ट में बाहर निकल आएगी, ठीक। ऐसा ही तो ये बता रहा है हमें कि कितना ग्राम पर सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टर के अंदर गई, और ये कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर सेकेंड रिएक्टर के अंदर से बाहर निकली, ठीक है, एग्जॉस्ट में निकली, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर जो हम इतने पूरे पोर्शन की अगर बात करें, अगर हम इसको हटा दें, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो हम अगर यहां बात करें ये पूरे की, तो ये किस में निकल के आया, ग्राम पर सेकेंड में निकल के आया, और ये ग्राम पर सेकेंड हमें बता रहा है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टर के अंदर गया, ठीक। अब ये जो है, ये जो हम पूरे की टर्म की जो बात कर रहे हैं, ये किसके लिए है, ये टोटल वॉल्यूम के लिए बात है, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम के लिए बात है, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को, ये टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर सेकेंड रिएक्टर के अंदर ट्रांसफर हुआ, ठीक। अब Na जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट कहलाता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट, ऐसा ही। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट है, तो अगर हमें, ये तो टोटल वॉल्यूम के लिए निकल के आया, लेकिन हम निकालना चाहते हैं कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर पर सेकेंड ट्रांसफर हुआ रिएक्टर के अंदर, तो क्या करेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम जो था उसको इसमें, इस पूरे टर्म को, जो ये टोटल वॉल्यूम के लिए जो था, इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आएगा। अब अगर इसको तुम वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर से अगर तुमने ये टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये जो यूनिट है वो क्या चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड में। यानी कि अब ये जो है ये क्या है, Na बना, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट, ठीक है, तभी तो क्या हुआ, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। अब ये ग्राम पर लीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पर लीटर पर सेकेंड रिएक्टर के अंदर गया और कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें
तो ये टोटल वॉल्यूम के लिए था, और वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट जो होता है वो पर लीटर पर सेकेंड की बात करी जाती है। उसमें कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर पर सेकेंड जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो वो बताता है हमें कौन, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट। तो ये उसका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है कि हमारे पास क्या निकल के आई इक्वेशन, तो वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट की फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस मेथड से Na विल बी इक्वल टू 1/V F flow of gas और concentration of the gas in the inside of the reactor input, और ये आउटपुट में डिफरेंस है, और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर रेट निकल के आया। ठीक, पहली इक्वेशन तो ये जो तुम्हें याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से पूछा जाएगा। ठीक, दूसरी 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 इस इक्वेशन की एक फॉर्म और है, वो भी देखना ध्यान से, वो भी देखना ध्यान से, और वो भी समझना। दूसरी इक्वेशन की इसकी फॉर्म ये है। ठीक है, तो लिखा हुआ है Na इज इक्वल टू R अपॉन V F ऑफ G PAG अपॉन T, F ऑफ G PAG अपॉन T इनसाइड और आउटसाइड, जैसा वो था कि डिफरेंस था जो पहले ले रहे थे वही है। अब ये इक्वेशन ऐसी कैसे चेंज हो गई, ये PAG कहाँ से आ गया, या R कहाँ से आ गया, या T कहाँ से आ गया, तो ध्यान से समझना मेरी बात। इन्होंने कुछ नहीं, थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करके लिखा है। कैसे चेंज करके लिखा है, ध्यान से देखना। सब लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ी है क्या, क्या पढ़ी है? इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है ये, आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। आई थिंक शायद 10th या 11th क्लास में से ही ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई जाती है। पढ़ी है क्या? अरे पढ़ी है क्या भाई, अरे पढ़ी है क्या? अरे बताओगे, पढ़ी वढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सुना है ये PV इज इक्वल टू nRT? बताओगे नहीं? नहीं बताओगे? अरे नहीं बताओगे क्या? अरे बता दो भाई प्लीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, हाँ तो देखो पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, तो ध्यान से देखना है इस इक्वेशन को। ठीक है, हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT लिखा हुआ है। अगर मैं इस n को नीचे लेके आ जाऊं तो मैं लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने लिखा कि PV इज इक्वल टू nRT लिखा मैंने, और इस n को नीचे लेके आ गए तो P लिख सकता हूं V/N इज इक्वल टू R इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या? और अगर हम बोलें, अगर हम इसको V/N को अगर N अपॉन V लिख दें तो N क्या होता है, मोल्स होते हैं, और V क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अरे मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अरे मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है भाई? मोलैरिटी होता है। और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन नहीं होती है क्या? अरे मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है। अरे हाँ भाई के, अरे हाँ या ना बताओ। अरे मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है ना? हाँ 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 हाँ। तो N अपॉन V/N लिखा हुआ था, हमने N अपॉन V लिख लिया। ये क्या होता है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि N अपॉन V इज इक्वल टू C लिख सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन, यानी कि C लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, N/V, यहाँ V/N है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C इज इक्वल टू R इंटू T लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ध्यान से देखना कि अगर P इंटू 1/C, तो C के लिए अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू P अपॉन R इंटू T लिख सकते हैं। बोलो, अरे भाई बोलो, क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P अपॉन RT? अरे लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं? देखो 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 ध्यान से, देखो ध्यान से जरा, C इज इक्वल टू P अपॉन RT लिख सकते हैं ना? बहुत सिंपल है ना, समझ में आया ना कि C इज इक्वल टू P अपॉन RT कैसे लिखा? तो यहाँ पर P जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है। R सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। T जो होता है वो टेम्परेचर है, और C हम लोग जानते हैं क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ गई? अरे ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अरे बोलो प्लीज, मैसेज करके बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है?
अरे एम आई क्लियर विद दिस? बोलो भैया, प्लीज बताओ मैसेज वैसेज करके, क्या ये क्लियर है? तो जरा आप देखना ध्यान से, जरा उस फॉर्मूले पे वापस आ जाओ और ध्यान से उसको देखो। देखो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अब क्या किया है, पहले क्या था, पहले क्या था, अगर इस वाले फॉर्मूले को देखो तो यहाँ कंसंट्रेशन था ना, और कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी लिख सकते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमने लिख दिया, जो चेंज किया था। अरे देखो ध्यान से, सब लोग समझने की कोशिश करना और सब लोग ध्यान से देखना कि हमारे पास फॉर्मूला है Na का, क्या Na का फॉर्मूला है Na इज इक्वल टू 1/V इन F ऑफ G C ऑफ Ag इन इनसाइड माइनस F ऑफ G C Ag दैट इज आउट, और ये है। ठीक है, सिंस जब हमने देखा कि C को लिख सकते हैं P अपॉन R इंटू टी, सो वी कैन राइट हियर समथिंग लाइक दिस, Na विल बी इक्वल टू 1 अपॉन V, यहाँ पे लिखेंगे F ऑफ G, C को लिख सकते हैं P अपॉन आर टी यानी कि P बाई टी, और यहाँ पे ये इनसाइड में आ गया माइनस F ऑफ G P अपॉन टी यानी कि ये आउटसाइड में आ गया, और ये बन गया। और ठीक है, R जो है वो क्या कांस्टेंट है, तो दोनों में लिखेंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं यानी कि R इंटू वी एफ जी पी अपॉन टी। यहाँ पे T टेम्परेचर है, एफ जी फ्लो ऑफ गैस है, और P जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक, हाँ, नॉर्मल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या, तो वो भी देखेंगे। हाँ गुड, बढ़िया, सही पूछा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, अगर हम बात करें एयर की, तो एयर के अंदर जो प्योर एयर की अगर बात करें, तो प्योर एयर के अंदर ऐसा तो है नहीं केवल ऑक्सीजन ही होती हो, नहीं, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है। तो बहुत सारी एयर जो होती है वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम एयर की बात करें तो उसका प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, लेकिन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसके अंदर जो अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, O2, N2 और CO2, इनका अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा, खुद का अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम एयर में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी होती है, 21% होती है, 21% होती है टोटल एयर में। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए तो 21% होता है। ठीक है, बाकी की अदर गैसेस जो होती हैं वो होती हैं। तो इंडिविजुअल गैस जो होती है उसका अपना एक अलग प्रेशर होता है, और उसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ये जो 1 atm की बात करी वो तो एयर, प्योर एयर का प्रेशर है, यानी कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। लेकिन मिक्सचर ऑफ गैसेस में अलग अलग जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके खुद के एक इंडिविजुअल प्रेशर होंगे, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, अरे बोलो भैया समझ में आया, अरे भैया समझ में आया, देखो ध्यान से। तो जो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मास ट्रांसफर में बात किसकी करी जाती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, जो पार्शियल प्रेशर आएगा, वो भी किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा केवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एयर का प्रेशर है। ठीक, अरे बोलो क्लियर है इतनी बात, अरे भाइयों बहनों बताओ, इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया? अरे बताओगे यस और नो, अरे यस और नो, क्लियर, बढ़े आगे अब? ठीक है, अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है, चलो तो अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास ऑक्सीजन बैलेंस में क्या है, केवल ये दो इक्वेशन, एक पहली ये और दूसरी फॉर्म इसकी ये, जो PV इज इक्वल टू NRT से निकल के आई। ठीक, तो ये दो चीजें हैं, ये दो फॉर्मूले हैं। हाँ 0.21 बिल्कुल कह सकते हैं, 21%, हाँ फ्रैक्शन में कह दो 0.21। ठीक है, 21 मैंने बोला वो परसेंटेज में था, 0.21 जो आपने बोला भाई वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, ओके
तो चलो आगे देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस मेथड से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन ही दो फॉर्मूले में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन ऑल्दो, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे तो गेट में क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर इस तरीके का एक टफ है क्वेश्चन, ऑल्दो टफ है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि टफ है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अगर हाँ मोहम्मद भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो इंडिविजुअल गैसेस हैं उनका अपना एक अलग प्रेशर होता है, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इंडिविजुअल गैस का अपना एक अलग अलग प्रेशर जो होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो नाउ चलो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं जैसे। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझना सब लोग, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो ऑक्सीजन बैलेंस मेथड से जब भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि गेट में क्वेश्चन बहुत सरल आता है, बहुत आसान आता है। ठीक है, तो देखना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है a 200 liter stirred fermenter contains a batch of Bacillus subtilis bacteria at 28 degrees C. ठीक है, एंड एयर इज पम्प्ड एट 20 डिग्री सी, यानी कि इनसाइड ऑफ द रिएक्टर का अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इनसाइड ऑफ द रिएक्टर में जो हम दे रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द गैस जो हम इनपुट में दे रहे हैं उसका क्या कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर टेम्परेचर आउट की अगर बात करें तो आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द गैस जो बाहर निकलेगी गैस, उसका जो आउटपुट का जो टेम्परेचर होगा वो 28 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा 28 डिग्री सेल्सियस? बिकॉज रिएक्टर का टेम्परेचर कितना है, जो रिएक्टर का टेम्परेचर कितना है जिसमें बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, वो कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो तुमने एयर इनसाइड ऑफ द रिएक्टर में, जब रिएक्टर के तुमने इनसाइड में जब दी तब कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, रिएक्टर का टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, तो एग्जॉस्ट में निकलने वाली जो गैस होगी उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये टी गैस आउटपुट जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। बोलो सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉपी और पेन लेके नोट करते रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी मैं मिटाता रहूंगा। ठीक है, तो नोट करते रहना। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस इनपुट में लिखेंगे कितना 20 डिग्री सी, और आउटपुट में लिखेंगे 28 डिग्री सी, क्योंकि रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सी है। ठीक, पहली बात क्लियर? अरे क्लियर है पहली बात? बताओ जल्दी बताओ, मैसेज वैसेज करो भाई, यस और नो। क्या पहली बात क्लियर है? क्या पहली बात क्लियर है? समझ में आया? टेम्परेचर ऑफ द गैस इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो। अब बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो फिर हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बोलोगे नहीं तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, फिर बंद कर देंगे। तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, फिर यस और नो करते रहो तभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड में बता दिया और टेम्परेचर ऑफ द आउटपुट में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर कितना है 200 लीटर दे रखा है। ठीक है, ये लिखा साफ साफ। ठीक, नाउ आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एयर एट 20 डिग्री सी हमने भेजी, इज पम्प्ड इनटू द वेसल एट अ रेट ऑफ 1 वीवीएम। ठीक है, तो अब ये 1 वीवीएम क्या, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, और the average pressure is in the fermenter is 1 atm. The volumetric flow rate of gas देखो volumetric flow rate of gas from the fermenter is measured as 189 liter per minute. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं F of G की। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट। ठीक है, और ऑक्सीजन बैलेंस मेथड से ट्रांसफर रेट निकालना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या, Na इज इक्वल टू R इंटू वी, F ऑफ G P अपॉन T, और माइनस ये है इनका
और एफ ऑफ जी पी अपॉन टी, और ये है आउट का। ठीक, तो अभी हमने टेम्परेचर इन और टेम्परेचर आउट की वैल्यू देख ली कि क्या है, 20 डिग्री सी और 28 डिग्री सी हमने निकाल लिया। ठीक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी, तो इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना इसकी वैल्यू की। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर तुमसे बोला गया कितना है, 200 लीटर लिखा हुआ है। ठीक, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, अभी तुम्हारे पास एफ ऑफ जी नहीं है, एफ ऑफ जी इनसाइड में और आउटसाइड में नहीं है, तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर इनसाइड में और आउटसाइड में नहीं है। ठीक है, चलो निकालते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से तुम एफ ऑफ जी की बात एफ ऑफ जी कैलकुलेट करोगे। तो अगर एफ ऑफ जी अगर इनसाइड यानी कि फ्लो ऑफ गैस अगर इनसाइड में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो लिखा हुआ है क्या, 1 VVM। ठीक है, 1 VVM देखो लिखा हुआ है कि एयर इज पम्प्ड इनटू द वेसल एट अ रेट ऑफ 1 VVM। तो एफ पम्प्ड एट अ रेट ऑफ फ्लो रेट, ये क्या है, फ्लो रेट। तो यही बताया गया है क्या, 1 VVM। 1 VVM का मतलब क्या, ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, 1 VVM का मतलब होता है 1 वॉल्यूम ऑफ गैस transferred to the transferred to the 1 volume of the gas transferred to the liquid to 1 volume of liquid per minute। ठीक है, ये मतलब होता है किसका, VVM का, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस तुमने लिया उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस तुमने लिक्विड को ट्रांसफर किया पर मिनट, दैट इज द मीनिंग ऑफ VVM। द वॉल्यूम ऑफ द गैस transfer to the volume of the liquid per minute is known as VVM। ठीक है, अरे बोलो भाई प्लीज, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज 1 VVM। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर जो है वो क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, हमने लीटर में लिया, इसको भी हमने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है वो भी हमने लीटर में लिया। ठीक है, क्योंकि जो इनकी हम यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहो तो मीटर क्यूब भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी यूनिट गैस की लोगे वॉल्यूम के लिए वही वॉल्यूम जो है वही यूनिट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी लोगे। ठीक है, अगर ऊपर मीटर क्यूब लेते हो तो नीचे भी मीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर लीटर ले रहे हो तो नीचे भी लीटर ही लेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब ये वॉल्यूम ऑफ गैस यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस ट्रांसफर टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर मिनट इज द VVM। ठीक है, तुम्हारे पास रिएक्टर का वॉल्यूम है कितना, 200 लीटर। अगर 1 लीटर के लिए 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द गैस के लिए 1 लीटर लिक्विड को ट्रांसफर कर रहे हो पर मिनट, तो 200 लीटर के लिए कितना ट्रांसफर हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना, 200 लीटर। यहां से लीटर, ये लीटर और ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास फ्लो ऑफ गैस इनसाइड में जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 200 लीटर पर मिनट निकल के आएगा। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, अरे तुम्हारे पास एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई क्या, तो ये क्या है, एफ ऑफ जी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 200 लीटर, क्योंकि ये 1 लीटर की बात करी गई है, तुम्हारे पास रिएक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना है 200, तो 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, तो 200 मल्टीप्लाई करोगे, ये लीटर कैंसिल हो गया, इसका लीटर पर मिनट और ये मिनट वहां आ गया और ये 200 आ गया। ठीक, तो फ्लो ऑफ गैस इनसाइड द रिएक्टर वो कितना है, 200 लीटर पर मिनट निकल के आया। ठीक, ये तो हो गया एफ ऑफ जी। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया हमने एफ ऑफ जी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी हमने कितना कैलकुलेट किया, 200 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये तो इनसाइड में आ गया फ्लो ऑफ गैस। अगर हम फ्लो ऑफ गैस आउट में बात करें, आउटपुट स्ट्रीम में बात करें, तो देखो वो डायरेक्टली तुमको लिख के दिया गया हुआ है कि कितना है, कि द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ गैस यानी कि जो रिएक्टर के बाहर निकल के आ रही है फ्रॉम द रिएक्टर इज मेजर्ड एज 189 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ जी और एफ आउट की भी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब तुम्हारे पास फॉर्मूले में क्या बचा था, एक तो अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू बची, एफ ऑफ जी तुमने निकाल लिया, P अपॉन टी, और माइनस ऑफ एफ ऑफ जी P अपॉन टी, ये आउट में
ये इनमें V 1/V इंटू आर, और ये होता है Na के बराबर। ठीक, तो V और R सबकी वैल्यू पता है, टेम्परेचर की भी वैल्यू पता है, आउट की भी वैल्यू पता चल गई, एफ ऑफ जी की भी वैल्यू पता चल गई, और एफ ऑफ जी आउट की भी वैल्यू पता चल गई। अब तुम्हारे पास क्या बचा है, पार्शियल प्रेशर इनसाइड में और पार्शियल प्रेशर आउटसाइड में, दो चीजें और बची हैं। ठीक, अगर ये और पता चल जाए तो तुम Na कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से कि P ऑफ इन की अगर पार्शियल प्रेशर अगर इनसाइड ऑफ द रिएक्टर की अगर बात करें तो कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको निकालने के लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी, हेनरीज लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हेनरीज लॉ की जरूरत पड़ती है। और हेनरीज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो भी गैस फेज में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ऑक्सीजन गैस की, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर कितना था एयर का 180 m मल्टीप्लाइड बाई इसका ऑक्सीजन में अगर हम प्योर एयर की बात करें तो प्योर एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है 21% होती है। तो कितना फ्रैक्शन होगा, अगर हम बात करें किसी भी चीज की, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो हम 1 में से करते हैं, और परसेंटेज में अगर बात करें तो 100% में से बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम O2 की बात कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है 1, और परसेंटेज कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है 100। तो हमने अगर 21% की बात करी कि 21% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, 0.21 विल बी द फ्रैक्शन। तो वही जो यहाँ पे टोटल प्रेशर लिखा है वो कितना लिखा 180 m, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन कंपोनेंट से, तो फ्रैक्शन कंपोनेंट कितना है 0.21, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.21। ठीक है, तो यहां से P ऑफ गैस इन द इनसाइड, क्योंकि तुमने प्योर एयर ले रखी है यहाँ पर तो इसीलिए 180 m लिया, और फ्रैक्शन कितना है 0.21। ठीक है, तो P ऑफ गैस जो होगा, प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा जो इनसाइड में जा रहा होगा वो कितना निकल के आएगा 0.21 atm निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन विच इज गोइंग इनसाइड ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, और अगर आउटसाइड ऑफ द रिएक्टर में अगर हम निकालना चाहें तो आउटसाइड ऑफ द रिएक्टर में यानी कि PAG आउट अगर निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखना लिखा क्या हुआ है कि द exit gas stream is analyzed for oxygen and is found to contain 20.1% of the oxygen। ठीक है, यानी कि एग्जिट स्ट्रीम में फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, मतलब 20.1% मिल रहा है। तो फिर से वही टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा अगेन 180 m। ठीक, और फ्रैक्शन कितना है 20.1% में लिखा हुआ है, 20.1% में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.201, तो यहाँ पे 0.201 लिख देंगे, और जो प्रेशर PAG आउट जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 0.201 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इनसाइड में और आउटसाइड में दोनों जगह पे निकल के आ गए। ठीक, अब सारी वैल्यूज तुमको पता चल गई हैं, बस केवल फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूले में देखना अगर हम लोग पुट करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। आई थिंक सब लोगों ने वैल्यूज नोट करी होंगी। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो Na विल बी इक्वल टू होगा Na विल बी इक्वल टू होगा 1/R इंटू V, F ऑफ G और P ऑफ T ये किस में है इनसाइड में, माइनस F ऑफ G P अपॉन T दैट इज आउट में। ये हमारा फॉर्मूला था। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने बोला कि दी जाएगी इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आर की वैल्यू की अगर बात करें तो आर की वैल्यू
अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो क्वेश्चन में दी गई हैं उसके हिसाब से अगर हमें पुट करनी होती है तो 8.205 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये वैल्यू गिवन होगी इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक 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 है। तो ये हो गया 8.205 इंटू 10 की पावर -3। वॉल्यूम कितना है? 200 है, ठीक। ये किसकी वैल्यू पुट कर ली हमने? आर और वी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक, यहां तक, ठीक। आर और वी की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब नाउ फ्लो ऑफ गैस इनसाइड ऑफ द रिएक्टर में हमने अभी अभी निकाला 200 लीटर निकल के आया था, ठीक। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द इनसाइड ऑफ द गैस अभी अभी हमने निकाला था, वो कितना था? 0.21, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द रिएक्टर में कितना था? 20 था। टी इन जो था वो कितना था? 20 था ना गैस का। तो जो 20 है हम केल्विन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस में नहीं रखेंगे क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम जैसे डायरेक्टली अगर यूनिट की फॉर्म में ही लिखते हैं, चलो देखो सब लोग देखो ध्यान से, यूनिट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या सेकेंड इनवर्स आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमने लिखा 8.205 इंटू 10 की पावर -3 यहां पर हमने लिखा, और इसकी जो यूनिट होती है, सॉरी 10 की पावर -3 नहीं होती है, 10 की पावर -5 होता है, ठीक है। ये गिवन वैल्यू हो गई, ठीक है, इसलिए आर की टेंशन मत लेना, ये गिवन वैल्यू होती है, ठीक है, हमेशा दी जाएगी, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? ऑल्दो आर की वैल्यू 8.314 भी होती है, ठीक है, तो वो अलग अलग यूनिट के टर्म्स में अलग अलग वैल्यूज निकल के आती है, ठीक है। ये जो 8.205 इंटू 10 की पावर -5 जो है वो है मीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर ग्राम मोल, ठीक है, ये इसकी टर्म में है, ठीक है। तो ये ना यूनिट तुम्हें याद करनी है ना ही तुम्हें ये वैल्यू याद करनी है, क्योंकि ये सब तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि हाय राम ये यूनिट भी याद करनी पड़ेगी, नहीं नहीं याद करनी है, ठीक है। इंटू 200 लीटर जो रिएक्टर का वॉल्यूम था, ठीक, ये लिखेंगे। नाउ लिखेंगे हम लोग क्या? 200 लीटर पर मिनट, 200 लीटर पर मिनट लिखा हमने क्या? फ्लो ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं 0.21, ठीक है, और ये किस में होगा? एटमॉस्फेयर में होगा, डिवाइडेड बाई में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20.275.15 का एडिशन करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 273.15, तो ये केल्विन में आ जाएगा, ठीक, माइनस फ्लो ऑफ गैस इन द आउटपुट स्ट्रीम। तो फ्लो ऑफ गैस इन द आउटपुट स्ट्रीम हमने अभी अभी निकाला था, वो क्या था? 189 लीटर पर मिनट दे रखा था, तो वो लिख लिया 189 लीटर पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम आउटपुट में पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो था 0.201 एटमॉस्फेयर, ठीक, अपॉन डिवाइडेड बाय में टेम्परेचर आउटपुट स्ट्रीम में कितना था? 28 था, तो 28 प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाती है टोटल इक्वेशन जो है निकल के आ गई, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि यूनिट कौन कौन सी कट रही है, तो तुम ध्यान से देखना, ये एटमॉस्फेयर यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे कैंसिल, 3 जगह कैंसिल हुआ, ठीक। अब हम लोग केल्विन की बात करें तो केल्विन को भी हम काट सकते हैं, यहाँ भी केल्विन है, यहाँ भी केल्विन है और यहाँ भी केल्विन है, ठीक, यहाँ से केल्विन कट गया, ठीक। अब और क्या कट रहा है हमारे पास, अगर हम बोलें और क्या कट सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे टर्म को, जो ये वाला जो टर्म था, अगर इस पूरे टर्म को, ये जो इतना लिखा हुआ है, अगर इस पूरे टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी कुछ, सब लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा टफ है मुझे पता है, ठीक है। 0.017 निकल के आएगा, जो ब्रैकेट वाले टर्म है ना वो 0.017 निकल के आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 8.205 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। और ये आंसर जो है वो निकल के आएगा किसमें? चूंकि ग्राम मोल नहीं कटा, ग्राम मोल ऊपर आ गया, ठीक, ये ग्राम मोल आ गया, और मीटर क्यूब जो है वो नीचे था तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक। और मिनट जो था
वो ऑलरेडी इनवर्स में था, तो वो मिनट यहाँ पे एज इट इज आ गया। ठीक है, नाउ अगर इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो जो आंसर है तुम्हारा वो कुछ निकल के आएगा। आई डोंट नो क्या निकल के आएगा, कैलकुलेट पे सॉल्व कर लेना। मेरे हिसाब से शायद ये आना चाहिए 1.403 ग्राम मोल पर मिनट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो निकल के आना चाहिए किसका, Na का। ठीक है, लेकिन अभी भी तुमने एक चीज देखी है कि जो Na है वो किस में निकल के आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही तो है। हाँ, ग्राम Na जो था उसकी वैल्यू क्या थी, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो यहाँ कोई बात नहीं, ग्राम पर लीटर, ये रहा लीटर, मीटर क्यूब लिख दो या लीटर लिख दो, दोनों ही एक ही चीज है। चाहे सेकंड लिख दो चाहे मिनट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो हम इसको सेकंड में भी, मिनट को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो फाइनल जो हमारे पास Na की वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, क्या निकल के आई है 1.403 ग्राम मोल पर मिनट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास Na की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी है और दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, मजाक में मत ले लेना भाई। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हें ये चीज क्लियर हुई कि हेनरीज लॉ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि इतना टफ क्वेश्चन जो है वो गेट में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, गेट में बहुत सिंपल आएगा, लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो गेट वाला क्वेश्चन तुमसे बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक, नाउ यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट, पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट का कैलकुलेशन करना था, तो वो अभी अभी हमने किया, यानी कि Na को निकाला, वो कितना निकाला 1.403। ठीक है, ग्राम मोल पर मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ KLa फॉर द सिस्टम। ठीक है, तो अगर हमें Na पता चल गया, मास ट्रांसफर रेट अगर हमें पता चल गया तो हम KLa निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था मास ट्रांसफर रेट इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट, OTR भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट। ठीक है, OTR इज इक्वल टू होता है क्या, KLa C स्टार माइनस C। ठीक है, तो ये होता है किसका, OTR का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें अगर Na की वैल्यू हमें पता है, ठीक, हमें KLa पूछा है हमसे, देखो क्वेश्चन में KLa पूछा है। ठीक, C स्टार और C की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। कहाँ दे रखी है, देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना, सब लोग देखना और समझना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्मेंटेशन ब्रोथ एट 28 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज 7.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी वो जो मैक्सिमम जो भी इतनी ऑक्सीजन सॉल्युबलाइज हो, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर दूं और उसके अंदर मैं तुमसे बोलूं कि शुगर घोल दो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 kg ऑफ शुगर देता हूं और 1 ग्लास ऑफ वाटर देता हूं कि इसको घोल दो। ठीक है, लेट्स से कि अगर ½ kg ऑफ द शुगर तुमने ग्लास के अंदर डिसॉल्व कर ली, ठीक, यानी कि 30 ग्राम तुमने डिसॉल्व कर दी। ठीक, अब उस 30 ग्राम के बाद जब ½ kg शुगर तुमने जब डिसॉल्व कर ली, उसके बाद फर्दर तुमने 1 kg शुगर तो 500 ग्राम तुमने डिसॉल्व कर ली। ठीक है, और 500 ग्राम के बाद जब तुमने फर्दर डिसॉल्व करना शुरू किया तो डिसॉल्व शुगर जो हो गई वो अब डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो 1 लीटर यानी 1 ग्लास ऑफ वाटर जो होगा उसकी एक कैपेसिटी होगी कि वो कितनी ऑक्सीजन को कितनी शुगर को अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर सकता है, ये उसकी एक ना एक कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला कि मैंने तुम्हें 1 kg शुगर दी, ठीक है, और 1 kg शुगर में से केवल 500 ग्राम जो है वो पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज हुई। अब इस 500 ग्राम के बाद जब तुम फर्दर शुगर को सॉल्युबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो इस ग्लास ऑफ वाटर में, तो वो सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी कि उसका ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है इसका। ठीक है, यानी कि अब फर्दर इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं करी जा सकती। तो जो सैचुरेशन पॉइंट है यानी कि 500 ग्राम जो है
वो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस ग्लास ऑफ वाटर की कि इतनी शुगर को ये डिसॉल्व कर सकता है। तो सेम वैसे ही तो ये 500 ग्राम क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी होगी ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इनटू दिस 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्मेंटेशन ब्रोथ एट 28 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज 7.8 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। यानी कि तुमसे बोला क्या है, तुम्हें सी स्टार की वैल्यू दी गई है 7.8 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये है। ठीक, तो ये तुम्हें सी स्टार दे रखा है। ठीक है, अब अगर सी की बात करें तो ध्यान से देखना, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन concentration in the broth is measured using an oxygen electrodes as 52% एयर सैचुरेशन। ठीक है, यानी कि C क्या था, डिसॉल्व, एक्चुअली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनटू द फर्मेंटर। ठीक है, जो ब्रॉथ में डिसॉल्व्ड है। ठीक, तो वो सैचुरेटेड एयर का कितना है, 52%, यानी कि सैचुरेटेड एयर कितनी है, 7.8 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो सैचुरेटेड एयर है, और ब्रोथ में एक्चुअल क्या है, इस 7.8 इंटू 10 की पावर -3 का कितना, 52%। तो अगर हम फ्रैक्शन में लिखे आएंगे तो हम लिख सकते हैं 0.52 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं भैया, अरे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो, तो तुम्हें सी स्टार की भी वैल्यू है, तुम्हारे पास सी की भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज ऐसे निकल के आ गई इस क्वेश्चन से। नाउ अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले में पुट करके दिखाऊं तो देख लो एक बार सब लोग, Na इज इक्वल टू होता है क्या, KLA C स्टार माइनस C। ठीक है, तो यहां से KLA के लिए अगर सॉल्व करें तो वी कैन राइट Na अपॉन C स्टार माइनस C। ठीक, और अगर मैं इन सब की वैल्यूज अगर पुट करने की बात करें तो Na की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वो क्या थी, Na की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, दैट इज 1.403 ग्राम मोल पर मीटर क्यूब पर मिनट इनवर्स। ठीक, ऐसे। ठीक, अरे सही है कि नहीं है भैया, बोलो, आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक, और सी स्टार की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी, वो क्या थी, 7.8 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये -3 आ गया, माइनस ये तो सी स्टार की वैल्यू थी। सी की वैल्यू की बात करें तो वो कितना था, 7.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.52 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक, नाउ जो KLA होता है इसकी यूनिट जो होती है वो पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो तुम्हें देखो यहाँ पर किलोग्राम में है, यहाँ ग्राम मोल में है, तो ऑब्वियसली तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करना है। यूनिट कन्वर्जन भी बहुत सिंपली करते हैं, देखो कैसे करते हैं, देखो मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, देखना ध्यान से, इस ग्राम मोल को तुम्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तुम्हें ग्राम मोल को तुम्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस ग्राम मोल को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ये क्या है, ग्राम मोल। ठीक है, किसके लिए है ये, Na ऑक्सीजन के लिए निकाला ना, तो ध्यान से देखना, जरा देखना यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। 1 ग्राम मोल O2 जो होती है उसके लिए उसके अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो कितना होता है, 32 ग्राम होता है ना, अरे भाई 32 ग्राम होता है ना। तो ये तो हो गया पहला कन्वर्जन। ठीक, यानी कि यहां से ग्राम मोल O2 और ग्राम मोल जो हो गया, ग्राम मोल और ग्राम मोल कैंसिल हो गया। अब जो तुम्हारा आंसर है वो ये 1.0403 है, वो ग्राम पर मीटर क्यूब पर मिनट में है। ठीक है अभी, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फिर से देखना, जिसको हटाना है एलिमिनेट करना है, उसके अपोजिट में लिखते हैं हमें। ठीक है, अब जैसे ग्राम ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ 1 ग्राम तुम नीचे लिखोगे, और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम और ग्राम जो है, जो ग्राम था और वो ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, अब
तुम्हें यहाँ पर मिनट लिखा है, ठीक है, अब तुम्हें मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो हम लोग चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी देख लेना है, अभी देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या है, किलोग्राम है, ठीक है, तो तुम किलोग्राम को यहाँ से उड़ा सकते हो, यहाँ से उड़ा सकते हो और यहाँ से उड़ा सकते हो, ठीक है। अरे ठीक है, मीटर क्यूब ऊपर भी दे रखा है, ये भी है, इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि यूनिट केवल क्या बची, पर मिनट बची। तो आप केवल कैलकुलेशन है सिंपल, तो अगर कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे, तो देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, तीनों के तीनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर पूरे को अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर पे अगर कैलसी पे अगर इसका कैलकुलेशन करें तो आंसर जो है वो तुम्हारे पास 0.148 सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। मिनट का भी कन्वर्जन कर सकते हैं, जो मिनट में होगा पर मिनट में लिखा होगा ना, तो इसको भी कैसे करेंगे, पर मिनट में लिखा हुआ है ना, अरे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे 1 मिनट लिख देंगे ऊपर, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ठीक है, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर जो है वो सेकेंड में ये निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन बैलेंस मेथड से हम लोग KLa का कैलकुलेशन करते हैं और मास ट्रांसफर रेट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन गेट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये जिस्ट है ऑक्सीजन बैलेंस मेथड की, ठीक है, ये जिस्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आता है और अगर ये टफ क्वेश्चन अगर तुम समझ लेते हो, कर लेते हो, तो गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल लगेगा तुम्हें, बहुत सिंपल, ठीक है। वो इस तरीके का क्वेश्चन वहां पे दिया जाता है ताकि वहां आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मेन एम ये है कि ये 2 फॉर्मूले याद रखना ऑक्सीजन बैलेंस में। अगर तुम्हें ये याद रह गया और ये याद रह गया तो फिर तुमसे कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तुमसे हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि पार्शियल प्रेशर जो है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, हेनरी लॉ से, और हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैस फेज, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस मेथड। थोड़ा सा टफ था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कर लो, टफ कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे तो बाकी की जो गेट में जो कैलकुलेशन आएगी वो बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाय, टेक केयर।